उरुग्वाय। ये देखिए लोग स्केटिंग करके घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। टाइनी कंट्री दो फुटबॉल जायंट्स को बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट कर चुकी है। यहाँ तो मारुति 800 चल रही। मारुति इन उरुग्वाय। आस पास कुछ लोग खड़े थे, चौक गए। लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं और काफी गैप भी दी हुए हैं। यहाँ मुझे फीमेल ज्यादा दिख रही है, मेल कम दिख रहे हैं। और एक चीज और कहा जाता है, और ऐसा मुझे फील भी हो रहा है काफी ज्यादा जगह, मेरा और ड्राइवर के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता। ऐसा कुछ मंगाया हुआ है। इंडिया लोगों की अर्निंग 5 गुना ज्यादा यहाँ पर लोग हम लोगों से कमाते हैं। भाई साहब कितना प्यारा देश है। अब ऐसा वीडियो में बोलने में कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। जो सच है भाई मैं वही बोल रहा हूँ। एज एन इंडियन आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। छोटा सा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इस टाइप के देशों को घूम के भाई साहब रोना आ जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोरवशु। मैं आज साउथ अमेरिका की अपनी आखिरी कंट्री विजिट करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं साउथ अमेरिका 2 बार आया। पहली बार ईयर 2024 में आया और अभी इस बार दोबारा मैं साउथ अमेरिका आया हूँ। आज मैं जा रहा हूँ उरुग्वाय, जो कि साउथ अमेरिका की सेकेंड स्मॉलेस्ट कंट्री है आफ्टर सूरीनाम, जो कि लोकेटेड है पूरी दुनिया की वन ऑफ द 2 बिगेस्ट कंट्रीज के बीचों बीच, ब्राजील एंड अर्जेंटीना ऑन द कोस्ट ऑफ अटलांटिक सी इन साउथ अमेरिका। आज मैं साउथ अमेरिका की एक ऐसी यूनिक कंट्री विजिट करने जा रहा हूं, जो कंट्री सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि साउथ अमेरिका की 2 बड़ी कंट्रीज ब्राजील एंड अर्जेंटीना एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट ना कर सके। तो उरुग्वाय काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग कंट्री है। फिलहाल अभी मैं हूँ साउथ अमेरिका के लैंडलॉक्ड कंट्री, और जिसको साउथ अमेरिका का दिल भी कहा जाता है, पराग्वाय। पराग्वाय की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी असुंसियोन में। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैं पराग्वाय की सेकंड लार्जेस्ट सिटी सिउदाद देल एस्टे में था, जो कि ब्राजील, अर्जेंटीना और पराग्वाय के ट्राई बॉर्डर पे लोकेटेड है। उसके बाद फिर मैं 6 घंटे की बस लेके पराग्वाय की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी यहाँ असुंसियोन पहुंच गया। यहाँ मैं कुछ दिन रुका, आगे की कुछ कंट्रीज का ट्रिप का प्लान किया, फ्लाइट भी मैंने बुक किया, लेकिन किसी वजह से यहाँ मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया। ऑल्दो ये जो असुंसियोन कैपिटल है पराग्वाय का, वन ऑफ द लीस्ट विजिटेड कैपिटल है पूरे साउथ अमेरिका का। उरुग्वाय कंट्री को ऐसा कहा जाता है कि ये कंट्री पूरे साउथ अमेरिका और पूरे लैटिन अमेरिका की मोस्ट यूरोपियन कंट्री है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा मैंने सुना है, लेकिन कभी विजिट नहीं किया हूँ। चल के देखेंगे क्या वाकई ये सच है कि नहीं है। उरुग्वाय को ट्रू जेम ऑफ साउथ अमेरिका कहा जाता है, क्योंकि इस कंट्री में ऐसी स्टेबिलिटी है कि बहुत ही कम कंट्री साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में उसको मैच कर पाती है। अभी टाइम हो रहा है रात के 2:30। मेरी 1 घंटे के बाद 3:30 बजे की फ्लाइट है पराग्वाय की कैपिटल असुंसियोन से उरुग्वाय की कैपिटल मोंटेवीडियो के लिए। तो मैंने फ्लाइट का चेक इन कर लिया है और मुझे बोर्डिंग पास मिल गया है। पहले मेरी 2 घंटे की फ्लाइट है फ्रॉम असुंसियोन पराग्वाय टू ब्यूनस आयरेस, द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। उसके बाद मेरा फिर 2.5 घंटे का लेओवर है अर्जेंटीना की कैपिटल में। उसके बाद फिर मेरी 1 घंटे की फ्लाइट है अर्जेंटीना की कैपिटल से उरुग्वाय की कैपिटल मोंटेवीडियो के लिए। ऐसी मेरी फ्लाइट है, जो कि है एरोलिनियास अर्जेंटीनास एयरलाइन की, अर्जेंटीनियन एयरलाइन है। ये फ्लाइट मुझे पड़ी अराउंड 20,000 इंडियन रुपीस की। और इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को उरुग्वाय जाने के लिए उरुग्वाय का वीज़ा लेना पड़ता है। और इंडिया और पराग्वाय के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इन दोनों कंट्री से ना एक दूसरे कंट्री के लिए अपना वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। यानी अप्लाई तो करना है, प्रोसेस लंबा है, डॉक्यूमेंट दुनिया भर के बहुत सारे लगेंगे, लेकिन कोई पैसे नहीं लगेंगे। इंडियन उरुग्वाय का वीज़ा अप्लाई करते हैं और उरुग्वायंस इंडियन वीज़ा अप्लाई करते हैं। प्रोसेस होने में लगभग आई थिंक शायद 2 महीने लग गए। तो बोर्डिंग का समय हो चुका है, चल रहा हूँ बोर्डिंग गेट के पास। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं साउथ अमेरिका की सारी कंट्री ट्रैवल कर डाला, और साउथ अमेरिका की लास्ट कंट्री में अब जा रहा हूँ। वो भी सारी कंट्रीज मैंने विदाउट यूएस वीज़ा के ट्रैवल किया है। शायद बहुत ही कम इंडियंस होंगे, मेरे जान पहचान में तो कोई भी इंडियन नहीं है जिसने
सारी साउथ अमेरिकन कंट्री विदाउट यूएस वीज़ा ट्रैवल किया हो। मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में कोई भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर नहीं देखा, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है इस चीज़ की। उसके अलावा ऑल्दो मैं कंट्री काउंट करता नहीं हूँ, काफ़ी सालों से कंट्री काउंट किया नहीं, लेकिन काफ़ी टाइम बाद मैंने एग्जैक्ट कंट्री काउंट किया है। एक दो कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग आप किस तरीके से कंट्री काउंट कर रहे हो। उरुग्वाय मेरी कंट्री नंबर 91 होने वाली है। अभी तक मैं साउथ अमेरिका की जितनी भी कंट्रीज गया, हर कंट्री में कहीं 2 महीने रुका, कहीं 3 महीने रुका। जो शॉर्ट रहा वो रहा पराग्वाय और उरुग्वाय। सो गाइस, पहले फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम पराग्वाय टू अर्जेंटीना। सो गाइस, 2.5 घंटे की फ्लाइट लेके पहुंच गया हूँ अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयरेस। ये ब्यूनस आयरेस का एयरपोर्ट है। ट्रांजिट भी मेरा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अगले फाइनल फ्लाइट की फ्रॉम अर्जेंटीना तो उरुग्वाय, दोनों नेबरिंग कंट्री है, उसकी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। जब अर्जेंटीना लैंड किया था तो एकदम डार्क था, अब बाहर दिख रही रोशनी हो चुकी है। 8 बजे की फ्लाइट है, 50 मिनट के आसपास की फ्लाइट है, तो 9 बजे के आसपास उरुग्वाय पहुंच जाएंगे। तो 2 घंटे की पहली फ्लाइट थी, मुश्किल से 1 घंटे सो पाया होगा, यानी पिछले 48 आवर में सिर्फ 1 घंटे सोया हूँ। बुरा हाल हो चुका है, आग दर्द कर रही है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। एक्साइटेड टू एक नए देश जाने के लिए, साउथ अमेरिका के आखिरी देश जाने के लिए। मुझे अभी याद आया, आज से लगभग 1 साल पहले मैं इसी शहर में था, ब्यूनस आयरेस में था, घूम रहा था अर्जेंटीना में। आज इस कंट्री में मैं एंट्री नहीं कर सकता, मेरे पास वीज़ा नहीं है। आज इसकी नेबरिंग कंट्री जा सकता हूँ, उस समय इसकी नेबरिंग कंट्री नहीं जा सकता था। ऐसा कुछ एयरक्राफ्ट है, एरोलिनियस। तो गाइस, मेरी ये फाइनल फ्लाइट अर्जेंटीना से उरुग्वाय की आई थिंक 60% या हो सकता है 70% भी फ्लाइट खाली हो। ऑलमोस्ट पूरी खाली फ्लाइट है, देख सकते हो। असुनसियोन से लगभग 1200 से 1400 किलोमीटर दूर और इंडिया से लगभग 14,000 किलोमीटर दूर मैं उरुग्वाय की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी मोंटेवीडियो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका हूँ। आधे घंटे में ही ब्यूनस आयरेस से पहुंच गया है मोंटेवीडियो, क्योंकि दोनों ना काफी क्लोज लोकेटेड है। बस रास्ते में एक अटलांटिक ओशन का इनलेट आता है, रियो दे ला प्लाता जिसको बोलते हैं, उसको क्रॉस करते ही दोनों देशों का कैपिटल है। फिलहाल कुछ ऐसा एयरपोर्ट है मोंटेवीडियो का। और भाई साहब, जब फ्लाइट लैंड कर रही थी हाँ मोंटेवीडियो के एयरपोर्ट पे, इतनी सारी ग्रीनरीज थी, इतनी सारी ग्रीनरीज कि क्या बताऊं। आसपास का पूरा एरिया, पूरा शहर ही लश ग्रीन लग रहा था। ऐसा लश ग्रीन, इतनी सारी ग्रीनरी बहुत रेयर देखने मिलती है जो यहाँ पर दिख रही है मुझे। फिलहाल अब चल रहे हैं माइग्रेशन या पासपोर्ट कंट्रोल की तरफ। देखो कैसा होता है इमिग्रेशन उरुग्वाय में। सो गाइस, मैं उरुग्वाय कंट्री के एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे पहुंचा। सारी इमिग्रेशन ऑफिसर्स लेडीज थी, फीमेल थी। मेरा पासपोर्ट लिया, काफी देर तक अपने कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रही थी, लाइक अगले 2 से 3 या 4 मिनट तक। और फिर मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं किया, कुछ भी नहीं। मेरा फिंगरप्रिंट लिया और पासपोर्ट पे स्टैम्प कर दिया आज के डेट का। तो फाइनली आप लोगों का स्वागत है ऑफिशियली इन ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वाय। इस कंट्री का ऑफिशियल नेम। मेरी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की लास्ट कंट्री और ओवरऑल मेरी कंट्री नंबर 91। उरुग्वाय कंट्री को वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन एंटायर लैटिन अमेरिका कहा जाता है और ये कंट्री कॉन्सिस्टेंटली रैंक करती है नंबर 1 लीस्ट करप्ट कंट्री इन एंटायर लैटिन अमेरिका। उरुग्वाय कंट्री का टाइम जोन है जीएमटी या यूटीसी -3। इंडिया से उरुग्वाय 8.5 घंटे पीछे है। तो मैं यहाँ पर रुका हूँ मोंटेवीडियो सिटी में, और मोंटेवीडियो सिटी उरुग्वाय की कैपिटल इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अराउंड 20 से 25 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस लेना है मोंटेवीडियो सिटी जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ पुलिस ऑफिसर्स या कुछ
स्टाफ से पता किया, सबने सेम ही बोला कि आप कार्ड से पेमेंट बस पे नहीं कर सकते हो, आपको कैश की ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे पास अभी कोई भी कैश नहीं है उरुग्वाय का। कार्ड से पेमेंट तभी हो पाएगा जब मैं कार्ड शहर के अंदर खरीदूँ, जिसको मैं एयरपोर्ट से नहीं खरीद सकता। उरुग्वाय की करेंसी है उरुग्वायन पैसो। प्रेजेंट टाइम पे 1 उरुग्वायन पैसो अप्रॉक्सीमेटली 2.3 इंडियन रुपीस और 1 USD अप्रॉक्सीमेटली 40 उरुग्वायन पैसो चल रहा है। तो मेरे पास डॉलर्स है, मैंने सोचा थोड़े डॉलर एक्सचेंज कर लेते हैं एटलीस्ट कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। बाकी शहर में तो हर जगह कार्ड से पेमेंट हो ही जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज, यहाँ पे काफ़ी सारे कियोस्क है, मैंने $10 एक्सचेंज कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, 20% कम दे रहे हैं मुझे। 400 की जगह यहाँ पर उन्होंने मुझे सिर्फ 320 उरुग्वायन पैसो। तो ये देखिए, ये है उरुग्वायन पैसो, ये 300 है, बाकी जो 20 है उन्होंने मुझे कॉइन में दिया हुआ है जो मेरे पॉकेट के अंदर है। ये 50 उरुग्वायन पैसो का नोट, काफ़ी नया नोट है, पॉलीमर नोट है। ये देखिए कुछ ऐसा, पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है, काफ़ी सुंदर लग रही है इनकी करेंसी। और ये $100 का नोट जो कि पेपर नोट है, पीछे कुछ ऐसा बना हुआ है। 100 उरुग्वायन पैसो का नोट है, ये काफ़ी सही इनकी करेंसी लग रही है दिखने में। अब बाकी इन्होंने मुझे ये कॉइन दे दिया है, ये देखिए ऐसा कुछ कॉइन उरुग्वायन पैसो का, तो मिला के लगभग 320 उरुग्वायन पैसोस। क्योंकि इस कंट्री में बहुत ज़्यादा दिन नहीं हूँ तो मैंने ई सिम कार्ड ले लिया था इस कंट्री का, उरुग्वाय का। तो मेरे पास ई सिम कार्ड जो चालू हो चुका है, इंटरनेट मेरा चल रहा है। अब देखना पड़ेगा कि बस कहाँ से मिलेगी। ऑल्दो सब कुछ काफ़ी मॉडर्न लग रहा है, इवन एयरपोर्ट के बाहर भी देख सकते हो, सब कुछ फुली डेवलप्ड, फुली मॉडर्न। काफ़ी सारे डिस्प्ले बोर्ड लगे हुए हैं, काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, कियोस्क हैं। अब बस का यहाँ कहीं हो सकता है, अभी टैक्सी वाले लग रहे हैं क्या। होला बुenos días, ¿dónde autobús para ciudad? Aquí, para Ciudad Vieja है? ओके, gracias। ये लगी रहा था मुझे, मैंने सही गेस किया था कुछ बस स्टॉप का। देखिए बस लिखा भी हुआ है, सही है। एयरपोर्ट के बाहर आते ही सीधे बस स्टॉप, हर 10-15 मिनट में एक बस आती है शहर जाने के लिए। सुबह 9 बजे लैंड किया था, ऑलमोस्ट 9:45 बज चुके हैं। बहुत तेज़ धूप निकली हुई है भाई साहब। एक बस तो आ रही बट नॉट श्योर कहाँ जाएगी। मोंटेविडियो लिखा तो है, प्रोबेबली शहर ही जानी चाहिए। ये देखिए ऐसे कुछ ये बस बिटवीन एयरपोर्ट एंड मोंटेविडियो सिटी, पूछना पड़ेगा, नॉट श्योर। होला buenos días, para Ciudad Vieja है? ओके ओके, ¿cuánto? Ciudad Vieja le queda lo mismo, pero Ciudadela es lo más cerca que deja igual. 105. 105. 105, 5 más. Sí, 5 pesos. ¿Sí? Ok. Ahí tenés mi boleto. Sí, sí, gracias. मोंटेविडियो सिटी के लिए एयरपोर्ट बस ले लिया था। फिर बस से मोंटेविडियो सिटी पहुंचने के बाद मैं जहां रुका हूं वहां जाने के लिए एग्जैक्टली मैंने उबर से एक टैक्सी ऑर्डर कर दी। बस के लगे 105 उरुग्वायन पैसो, अराउंड 250 रुपए, और 1.5 से 2 किलोमीटर की टैक्सी के लगे 150 पैसोस, लगभग 350 रुपए उबर में। और अभी मैं मोंटेविडियो सिटी में जहाँ रुका हूँ वहाँ हॉस्टल में चेक इन करके निकल चुका हूँ शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। मेरा यहाँ पे पर नाइट रुकने का लग रहा है अराउंड $20, लगभग 1800-1900 रुपए हो गए। पूरे उरुग्वाय कंट्री की पॉपुलेशन है सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 3.5 मिलियन, लगभग 30.5 लाख के आसपास लोग ही इस देश में रहते हैं। उसमें से 1/3 या मोर देन 1/3 पॉपुलेशन मोंटेविडियो कैपिटल सिटी में रहती है, जिसकी पॉपुलेशन 1.5 मिलियन से 2 मिलियन के बीच में है। लगभग 15 से 20 लाख के आसपास लोग कैपिटल सिटी में रहते हैं। पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोग इस शहर में ही रहते हैं। सो दोस्तों, अभी मैं इस देश के सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे खड़ा हूँ, जिसका नाम है इंडिपेंडेंस स्क्वायर या प्लाजा दे ला इंडिपेंडेंसिया, जो कि पूरे मोंटेविडियो का मोस्ट आइकॉनिक स्क्वायर है और मेन स्क्वायर भी है इस पूरे शहर का, जिसको हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है। शहर का दिल है ये, ऐसा कुछ। ये स्क्वायर ऑनर करता है इस देश के इंडिपेंडेंस को। यहाँ पे इनके इंडिपेंडेंस फिगर का ये स्टैचू लगा हुआ है और वहाँ पर कहीं देख सकते हो उरुग्वाय का फ्लैग भी लगा हुआ है। मोंटेविडियो पूरे साउथ अमेरिका का सदर्न मोस्ट कैपिटल सिटी है। जी हाँ, अगर आप मैप में देखोगे इस कैपिटल की लोकेशन में थोड़ा साउथ की तरफ लोकेटेड है, अर्जेंटीना और चिले की कैपिटल से। तो ये मोंटेविडियो एग्जैक्टली लोकेटेड है ऑन द कोस्ट ऑफ रियो दे ला प्लाता, जो कि एक वाटर बॉडी है बिटवीन उरुग्वाय एंड अर्जेंटीना ऑन द कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। इस इंडिपेंडेंस स्क्वायर के एक तरफ है इस शहर का मॉडर्न पार्ट या मॉडर्न सिटी, ठीक है, और इसके एक तरफ है
जिसके अंदर मैं रुका हुआ हूँ, इस शहर का ओल्ड पार्ट जिसको बोलते हैं ओल्ड सिटी ऑफ मोंटेवीडियो या सिउदाद विएहा। बाद में ऑल्दो इस शहर का मॉडर्न पार्ट भी मैं देखूंगा। तो इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे लोकेटेड इस बड़े से गेट से हमारी एंट्री होती है इस शहर के ओल्ड पार्ट में, सिउदाद विएहा में। ये देखिए हिस्टोरिक पार्ट है इस शहर का, जो कि पूरा कॉलोनियल बेस्ड है। इस ओल्ड सिटी के ना ज्यादातर रोड को पेडेस्ट्रियन ओनली रोड बना दिया गया, अब बस पैदल चल सकते हो, और शायद 2 व्हीलर्स को भी अलाउ किया गया है। तो इस शहर में ना आपको ज़्यादातर बिल्डिंग काफ़ी यूरोपियंस आर्किटेक्चर में आपको मिलेंगी, दिखेंगी, देख सकते हो। यहाँ पर जो स्ट्रीट है या रोड है पूरा कॉबल्ड स्टोन स्ट्रीट्स है, ये देख सकते हो, जो कितना सुंदर लग रहा है और इस जगह के आर्किटेक्चर से एकदम मैच कर रहा है। भाई साहब कितना सुंदर शहर है। रास्ते में मैंने इस शहर का मॉडर्न पार्ट भी देखा, अभी इस शहर का ओल्ड पार्ट है। कहीं पर भी मैं देख रहा हूँ, कहीं पर मेरी नजर जा रही है, सब कुछ कितना सुंदर है, कितना ज्यादा नीट एंड क्लीन है भाई पूरा शहर, देख सकते हो। लोग यहाँ पर आके ऐसे बस वॉक कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऑल्दो आज वीकेंड नहीं है, वीकेंड पे यहाँ पे ओल्ड टाउन कुछ स्ट्रीट काफ़ी भर जाती हैं, नॉन वीकेंड पे काफ़ी खाली खाली लगता है, तो अभी वैसे ही उस वजह से थोड़ा खाली खाली लग रहा है। इस पूरे ओल्ड टाउन में ना बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, बेकरीज हैं, स्ट्रीट शॉप्स लगी हुई हैं, देख सकते हो। और यहाँ पर वॉक करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यूरोप के अंदर आ चुका हूँ, यूरोप में वॉक कर रहा हूँ। हर जगह यहाँ पर मुझे यूरोप की याद दिला रही है। इस वजह से इस शहर को और इस देश को ना मोस्ट यूरोपियन सिटी एंड मोस्ट यूरोपियन कंट्री कहा जाता है। यूरोप के शायद काफ़ी सारे पार्ट भी आज के टाइम पे इतने नीट एंड क्लीन नहीं होंगे जितना ये शहर नीट एंड क्लीन है। एयरपोर्ट से लेकर अब तक सब जगह मुझे इतना नीट एंड क्लीन लग रहा है। उसके बावजूद हर जगह यहाँ पे देख सकते हो साफ सफाई का ख्याल रखा जा रहा है। साफ सफाई के जो वर्कर्स हैं शहर में हर जगह घूम रहे हैं, कहीं पर कुछ भी दिख जा रहा है उसको उठा ले रहे हैं, कोई गलती से कहीं कुछ सामान गिर जाए किसी का या पड़ा रह जाए, देख सकते हो आप लोग। ऑल्दो शहर इतना नीट एंड क्लीन है, वॉक कर रहा था, कहीं पर एक किसी का कैन गिरा हुआ था, कोई गलती से गिरा दिया होगा, तो जान मुझे यहाँ आई डोंट थिंक सो कोई फेंकेगा, तो गलती से वॉक करते करते कैन मेरे पैर के नीचे आ गया, काफी तेज आवाज आई। आस पास कुछ लोग खड़े थे, चौंक गए, भाई आवाज किस चीज की, देखिए नीचे कैन पड़ा हुआ है, सब हंसने लगे। फिर इतना अनयूजुअल है यहाँ पे कि सामान की सड़क पे यहाँ पर एक कैन भी फेंका हो, पड़ा हो। पूरा शहर मुझे इतना ज्यादा प्यारा, इतना सुंदर लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं पोर्चुगल में पहुंच चुका हूँ। देखिए वहाँ पे वाटर बॉडी दिख रही है जो कि रियो दे ला प्लाटा है, वहाँ पे काफी सारे बीचेस भी हैं, जाएंगे आगे। मोंटेवीडियो में मुझे बहुत ही ज़्यादा बजाज और टीवीएस की मोटर बाइक्स दिख रही हैं। अभी तक यहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा बजाज डिस्कवर और बजाज पल्सर दिख चुकी हैं चलते चलते। टीवीएस की भी स्टार और कुछ मॉडल्स यहाँ पे। भाई साहब आप यहाँ पर ये देखिए, लोग लाइन लगा के, ऑल्दो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं और काफ़ी गैप भी दिए हुए हैं एक दूसरे के बीच में। तो यहाँ पे बस के आने का वेट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो क्या शानदार लग रहा है, कितने रूल वाइज और डिसिप्लिन में लोग यहाँ पे खड़े हैं और सारा काम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए वहाँ पे एक बजाज पल्सर खड़ी है, उसके पीछे बजाज डिस्कवर खड़ी हुई है, बहुत सारी, यानी हर दूसरी बाइक यहाँ पर ना मुझे इंडियन या इंडियन मेड बाइक ही दिख रही है, बजाज या टीवीएस ऐसा कुछ। देखिए बस आ रही है, बस लाइन से आ जा रही है, काफी शानदार लग रहा है मुझे, वाओ। और बस भी मुझे इतनी सारी यहाँ पे दिख रही है। कभी कभी तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जितने यहाँ पे लोग नहीं है ना उससे ज्यादा बसेस है यहाँ पे, एक के पीछे एक बस हर जगह, जहाँ पर भी आप देखोगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस शहर का एक्सीलेंट है, बस का नेटवर्क वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है यहाँ पे इस शहर में। वाओ क्या शानदार, कहीं पर कहीं भी जाने के लिए यहाँ पे आपको बस मिल जाएगी। काफ़ी टाइम पहले मैंने कहीं पढ़ा या सुना था कि कोई देश या कोई शहर कितना ज़्यादा मॉडर्न या कितना लिवेबल है, आप इस चीज़ का आइडिया ये देख के नहीं लगा सकते कि कितने सारे उस शहर में मॉडर्न हाई राइज बिल्डिंग्स है, या उस शहर का या उस देश का कितना ज़्यादा ओवरऑल जीडीपी या इकोनॉमी है। बल्कि ये देख के लगाया जा सकता है कि उस शहर में और उस देश में कितने ज़्यादा और कितना ईजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। वो बहुत सारे आपको यूरोपियन सिटीज़ में और यहाँ पर भी वैसे दिख रहा है कितना ईजी होता है कहीं से कहीं भी जाना, आपके पास अगर कोई ट्रांसपोर्ट ना भी हो। इससे आइडिया लगता है कि वो शहर कितना ज्यादा मॉडर्न, डेवलप्ड और लिवेबल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देख के, वैसा यहाँ पर फील हो रहा है मेट्रो ना होते हुए भी। तो दोस्तों अभी जो मेरी लोकेशन है वो लोकेशन है रियो दे ला प्लाटा में, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ सिल्वर रिवर। तो यहाँ पे पूरा ना इस तरफ अटलांटिक ओशन का कोस्ट है, जहाँ पर काफी सारे लाइन से मोंटेवीडियो का पोर्ट भी है, बीचेस भी है, जाएंगे। और इसी
पोर्ट के बगल में ना पोर्ट मार्केट भी है जिसका नाम है मेर्कातो देल पुएर्तो, यानी पोर्ट मार्केट। पोर्ट मार्केट के बाहर देखिए इनका आर्किटेक्चर यार सब जगह काफ़ी शानदार है। और मैं मार्केट के अंदर जा रहा हूँ। ऐसा कुछ मार्केट शायद इंडोर और आउटडोर दोनों होगी। काफ़ी सारे यहाँ पर लाइन से रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, बार है इस मार्केट के अंदर और बहुत सारी इस टाइप की सोवेनियर्स की शॉप है। यार सब कुछ कितना मॉडर्न, कितना ऑर्गेनाइज, साफ सुथरा लग रहा है। ये देखिए इवन यहाँ की लोकल मार्केट भी कुछ ऐसे ही लग रही है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा छोटा शहर हो, 15 से 20 लाख लोग इस शहर में रहते हैं, और ऐसा भी नहीं कि ये मार्केट काफ़ी नई हो इसलिए इतनी मॉडर्न और साफ़ सुथरी दिख रही है। ये मार्केट ना ईयर 1868 से यहाँ पर लगते हुए आ रही है। 150 साल से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं इस मार्केट को यहाँ पर लगते हुए। देखिए ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाया भी गया है। ये पूरा मोंटेवीडियो का पोर्ट है। ये रियो दे ला प्लाता, शायद इसके इधर ये अर्जेंटीना होगा और इधर ये उरुग्वाय है। ये पूरा पोर्ट, इस पोर्ट में ही मार्केट लोकेटेड है। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले ये लोकेशन कुछ ऐसी लगती थी, इंक्लूडिंग मार्केट। गाइस अभी मैं मोंटेवीडियो के एक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस पे जा रहा हूँ जिसका नाम है कैफे ब्रासिलेरो। इस कैफे ब्रासिलेरो को ना पूरे मोंटेवीडियो और पूरे उरुग्वाय का ओल्डेस्ट कैफे कहा जाता है, जो कि मेरे सामने है रोड के अपोजिट साइड। और ये कैफे ब्रासिलेरो ओपन हुआ था इन द ईयर 1877। 149 ईयर्स हो गए हैं, 150 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं इस कैफे को यहाँ पर ओपन हुए। ऐसा कुछ ये ऐसी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस। ओला बिनस तारदेस, अंदर चलते हैं। ऐसा कुछ यहाँ मैं एक फ्रेंड से भी मिलने जा रहा हूँ। एक फ्रेंड मेरी यहाँ मिलने आ रही हैं। देखिए कुछ ऐसा आइकॉनिक कैफे ये आप लोग देख सकते हो। बहुत सारी इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगी हुई है। काफ़ी शानदार इनका एंटीक इंटीरियर है। ये देखिए इस कैफ़े में फ्रिक्वेंटली यहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं और भी काफ़ी पॉपुलर लोग हमेशा से विज़िट करते हुए आए हैं कैफ़े ब्रासिलेरो। मुझे तो उसका इंटीरियर यार काफ़ी बढ़िया लगा। सो गाइज़ अभी मैं क्रिस्टीना के साथ हूँ। हेलो क्रिस्टीना, हाउ आर यू? तो ये रशियन है लेकिन ये यहाँ उरुग्वाय में रहती हैं। यहाँ मैं कुछ आइकॉनिक ड्रिंक्स एंड स्नैक्स को ट्राई करने जा रहा हूँ। सो क्रिस्टीना, यू आर फ्रॉम साइबेरियन पार्ट ऑफ रशिया। Yeah. एंड व्हाट डू यू डू हियर इन उरुग्वाय? Well, I'm just living and enjoying my life. तो ये देखिए ऐसा कुछ मंगाया हुआ है। ये इनकी एक बहुत ही आइकॉनिक कॉफ़ी है। व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस कॉफ़ी? Galliano. गलियानो, कैफ़े गलियानो, जो कि बनी हुई है कॉफ़ी मिल्क दुल्से दे लेचे, यानी मिल्क को जब बहुत देर तक हीट कर देते हैं कुछ खोया टाइप का हो जाता है। एंड अमेरेतो। Yeah. अमेरेतो एक ना बहुत ही लाइट अल्कोहल होता है, आमंड फ्लेवर यानी कि बादाम फ्लेवर का अल्कोहल। और एंड व्हाट इज़ दिस? Media lunas. Yes. Which means halves of the moon. हाफ ऑफ द मून। एक्चुअली क्रॉसो टाइप का है लेकिन उरुग्वाय का खुद का वर्जन ये देख सकते हैं। अ स्मॉल क्रॉसो, कुछ ऐसा उरुग्वायन वर्जन। उनका फ्रेपुचिनो। Yeah, frappuccino con crema helado. हाँ। Which means with ice cream. और ये है लेमन पाई। ऐसा कुछ तो इनके पास ऑल्दो हर टाइप की कॉफ़ीज़ हैं, लाइक कैपुचिनो लाते, क्लासिक कॉफ़ी, सब कुछ है। बहुत सारी कॉफ़ी इनके पास ना अल्कोहल बेस्ड कॉफ़ी है। बहुत सारी वैराइटीज़ है इनके मेन्यू में। उसमें से एक ये है अल्ट्रा पॉपुलर यहाँ की कॉफ़ी है। काफ़ी आइकॉनिक कॉफ़ी इस बुक बोला जाता है, तो मैं ट्राई करने आ गया। सो गाइस ये जो कैफ़े गलियानो है, पहले तो काफ़ी बड़ा था, मैंने मिला लिया, पूरा छोटा हो गया है। काफ़ी लेयर्स थी इसमें, कॉफ़ी की, मिल्क की, दुल्से दे लेचे की और ऊपर ना क्रीम पड़ा हुआ था, क्रेमा। मैं से पी रहा हूँ मिलाने के बाद। काफ़ी यूनिक, काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है। कॉफ़ी का स्ट्रॉन्ग टेस्ट तो आ ही रहा है, बहुत ही लाइट अल्कोहल का टेस्ट आ रहा है। ऑल्दो मैं अल्कोहल नहीं पीता, प्रीफर नहीं करता पीना, लेकिन इसमें काफ़ी यूनिक कॉम्बिनेशन है और ये कॉफ़ी अल्ट्रा पॉपुलर है यहाँ पे। उसके साथ में मेडियल लूना, काफ़ी पॉपुलर स्नैक है ये उरुग्वाय का, और पूरा बटर से भीगा हुआ है। सो गाइस अभी मैंने कैफ़े ब्रासिलेरो में मैंने जो उरुग्वायन कॉफ़ी एंड स्नैक्स लिया, सिर्फ मेरा ही बिल आया 350 उरुग्वायन पैसो, अराउंड 800 इंडियन रुपीज़। यहाँ उरुग्वाय में मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं,
कैफेज हैं, सब जगह यहाँ पर ना कार्ड से पेमेंट करने पे कहीं 20 कहीं 25% डिस्काउंट मिल रहा है। कुछ भी लेने पे या परचेजिंग करने पे, खाने पे, आप कुछ भी करो, अगर आप कैश दे रहे हो तो 20 से 25% महंगा पड़ रहा है, मतलब ओरिजिनल प्राइस पड़ रहा है। तो अगर मैं इस कैफे में कैश से पेमेंट करता ना तो यही बिल मेरा 1000 के ऊपर आता, ठीक है, सिर्फ एक कॉफी का और एक छोटे से लोकल स्नैक्स का। ऐसा बहुत ही रेयर होता है दुनिया भर में। फिलहाल अभी मैं मोंटेविडियो के ओल्ड सिटी से बाहर सिटी सेंटर की तरफ आ गया हूँ, जहाँ पर इस शहर का मॉडर्न पार्ट लोकेटेड है। और अभी मैं वॉक कर रहा हूँ मोंटेविडियो के रामला में, जिसको पूरी दुनिया का लॉन्गेस्ट कोस्टल प्रोमेनेड कहा जाता है, जो कि 22 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। उरुग्वाय के लोग तो इसको पूरी दुनिया का सबसे लंबा कोस्टल वॉक या कोस्टल प्रोमेनेड बोलते हैं। अगर लंबा नहीं भी होगा तो एटलीस्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड तो होगा ही। अभी मैं जहाँ पर वॉक कर रहा हूँ ये पूरा रामला है, ठीक है, और इधर पूरा ये अटलांटिक ओशन का कोस्ट है। ये एग्जैक्टली वो जगह है जो कि है रियो दे ला प्लाता। उसके उस तरफ कहीं अर्जेंटीना है। समझ लो ये रियो दे ला प्लाता एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन था जिसकी वजह से ये देश बना, उरुग्वाय। एक टाइम पे ये साउथ अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग रूट एंड ट्रेडिंग हब हुआ करता था। इस पूरे टेरिटरी और रियो दे ला प्लाता को ना ब्राजील डोमिनेट कर पाए ना अर्जेंटीना, इस वजह से इस देश को बनाया गया था। और इस रामला में ना जो कि आप वॉक करते जाओगे 22 किलोमीटर लंबा है ये। यहाँ पर लोग वॉक करने के लिए आते हैं, रन करने के लिए आते हैं, साइकिलिंग करने के लिए आते हैं, जॉगिंग करने के लिए आते हैं। अभी जो दोपहर का टाइम है तो बहुत ही कम लोग हैं। आप यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग आओगे, स्पेशली शाम को आओगे सनसेट के टाइम, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लोकल्स मिलेंगे मोंटेविडियो के टाइम पास करते हुए, सनसेट को देखते हुए, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। साइड में पूरी 6 लेन की रोड बनी हुई है इसके साथ में, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे अभी तक कहीं पर भी ट्रैफिक नहीं दिखा इस देश में, मैं जब से आया हूँ इस शहर में एटलीस्ट। लेकिन 6 लेन की रोड है और लाइन से मल्टीपल यहाँ पे अपार्टमेंट्स है, देख सकते हो, अपार्टमेंट्स, रेजिडेंशियल एरिया, सब कुछ दिखने में एकदम फुली ऑर्गेनाइज लग रहा है। काफी बढ़िया व्यू आ रहा है, काफी बढ़िया लग रहा है हर तरीके से। इस रियो दे ला प्लाता में ना ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट होता है पूरे साउथ अमेरिका में। यहाँ पर मैं शाम को भी आया सनसेट टाइम, लेकिन थोड़े टाइम से सनसेट मिस हो गया। लेकिन काफी सारे लोकल्स थे और काफी सारी यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज हो रही थी सनसेट के आसपास के टाइम पे। मैं अराउंड 20 मिनट से आधे घंटे लेट पहुंच पाया था। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि ये पूरा रामला कोस्टल प्रोमेनेड, यहाँ पर ना अलग अलग पार्ट के अलग अलग नाम है। और अभी मैं जहाँ पर वॉक कर रहा हूँ इस सेक्शन का नाम है रामला महात्मा गांधी। जी हाँ, ये पूरा रामला महात्मा गांधी, यहाँ के लोकल इसको बोलते हैं रामला गांधी। इस पार्ट ऑफ रामला को काफ़ी लोकल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये महात्मा गांधी जी की स्टैचू बनी हुई है। ये देखिए इसी रामला पे, वर्ल्ड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोस्टल प्रोमेनेड पे, ये देखिए महात्मा गांधी। कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, महात्मा गांधी जी का नाम लिखा हुआ है। गांधी जी के ऑनर में उरुग्वाय ने इस पूरे ये रामला के सेक्शन को नेम किया है उनके ऑनर में और स्टैचू भी डेडिकेट किया है। ऐसा कुछ इंडिया एंड उरुग्वाय का रिलेशनशिप काफी अच्छा माना जाता है, स्पेशली इन डिप्लोमेसी, कल्चर एंड हिस्ट्री। इंडिया एंड उरुग्वाय ने डिप्लोमेटिक रिलेशन 1948 से ही शुरू कर दिया था। इंडिया के आज़ादी के जस्ट 1 साल या कुछ महीने के बाद से ही। उरुग्वाय तो काफ़ी छोटा देश है, दुनिया भर में 90th नंबर के आसपास आता है। ऑल्दो महात्मा गांधी जी कभी भी उरुग्वाय नहीं आए, लेकिन लेजेंडरी इंडियन पोएट रविंद्रनाथ टैगोर जी इन द ईयर 1924 में उरुग्वाय आए थे। उनका पहला स्टेप था ना सिर्फ पूरे साउथ अमेरिका में बल्कि पूरे अमेरिकाज में। जी हाँ, उस समय एक काफी ज्यादा पॉपुलर अर्जेंटीनियन राइटर एंड इंटेलेक्चुअल आइकन हुआ करती थी जिनका नाम था विक्टोरिया ओकाम्पो, जिनको पूरे लैटिन अमेरिका का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कल्चरल फिगर ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। तो विक्टोरिया ओकाम्पो रविंद्रनाथ टैगोर जी से मिलने से पहले से ही उनको काफी ज्यादा एडमायर करती थी। उनके इन्विटेशन पे ही टैगोर जी यहाँ आए थे और विक्टोरिया कैंपो मोंटेविडियो में तो रहती ही थी और समुद्र के उस तरफ ब्यूनस एयर्स में भी रहती थी। तो उस जमाने में अर्ली 20th सेंचुरी में बाई एयर ट्रैवल करना उतना इजी नहीं था और बहुत सारे जगहों पे पॉसिबल ही नहीं हुआ करता था। तो टैगोर जी इंडिया से निकलने के काफ़ी हफ्तों के लंबे सफ़र के बाद इस जगह पहुंचे थे जहां पर अभी मैं हूं, मोंटेविडियो में। और यहाँ पहुंचते पहुंचते वो काफ़ी ज़्यादा इल हो गए, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो यहाँ पहुंचने
के बाद उन्होंने कुछ दिन मोंटेवीडियो में आराम किया, अपनी तबीयत सही करी। उसके बाद फिर यहाँ से वो गए समुद्र को पार करके ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना, जहाँ पर विक्टोरिया जी ने उनको होस्ट किया अपने घर पे, जहाँ पर फिर टैगोर जी काफ़ी टाइम रहे और अपने इलनेस को रिकवर किए और फिर उन्होंने विक्टोरिया जी को एक निकनेम दिया विजया। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट कल्चरल ब्रिज माना जाता है बिटवीन इंडिया एंड उरुग्वाय, इवन बिटवीन इंडिया एंड अर्जेंटीना। आज के टाइम पे इंडियन फिलॉसफीज, योगा एंड स्पिरिचुअलिटी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है उरुग्वाय में और बहुत सारे इसके फॉलोअर्स भी हैं उरुग्वाय में। यहाँ मैं मोंटेवीडियो में वॉक कर रहा हूँ, दुनिया भर के बहुत सारे जगहों की तरह यहाँ पर मुझे वॉक करते करते काफ़ी सारे योगा के क्लासेस दिख रहे हैं। सो गाइस, अभी मैंने 2.5 किलोमीटर के लिए उबर से ये टैक्सी ऑर्डर करी है, जिसमें मुझे लगे हैं 200 उरुग्वायन पैसो, अराउंड 450 इंडियन रुपीस 2.5 किलोमीटर के। और मैं रिकॉर्ड करना भूल गया का गेट ऑटोमेटिक है। मैं जैसे पहुंचा मैं हैंडल ढूंढने लगा, हैंडल कहाँ है। इन्होंने कोई बटन दबाया, गेट ऑटोमेटिक स्लाइड हो गया, खुल गया इसका डोर। मतलब उतरूंगा तो आपको दिखाऊंगा फिर से। यहाँ से पूरा ये कवर्ड है, हालांकि मेरा और ड्राइवर के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है। ये देखिए ऑटोमेटिक डोर ओपन, अंदर बैठी ऑटोमेटिक डोर फिर से ओपन, अब बाहर निकल जाइए। ये टैक्सी BYD की है, मैं देख रहा हूँ जब से मैं उरुग्वाय आया हूँ यहाँ पे। BYD जो कि एक चाइनीज़ मल्टीनेशनल व्हीकल ब्रांड है, काफ़ी पॉपुलर है। उसकी यहाँ पे व्हीकल्स और उसकी कार्स बहुत ज़्यादा है, इवन अब पूरे साउथ अमेरिका में ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मतलब कि टैक्सी इलेक्ट्रिक टैक्सी होगी, इलेक्ट्रिक कार होगी। भाई साहब कितना ज़्यादा प्यारा शहर यार, कितने बढ़िया से प्लान करके शहर को बनाया गया है। ईजिली एक्सेसिबल, कहीं से कहीं भी जाओ, वेल ऑर्गेनाइज्ड, सुपर डुपर नीट एंड क्लीन, सुपर डेवलप्ड, सुपर मॉडर्न। देख सकते हो भाई साहब, वाह। डोर ऑटोमेटिक खुल गया स्लाइड होके। ओके, मुचास ग्रासियस, चाओ। कुछ ऐसी टैक्सी देखिए मोंटेवीडियो की, आई थिंक शायद रोड से भी इसको ले सकते हैं हेल करके। BYD की इलेक्ट्रिक टैक्सी वाया उबर, गजब भाई गजब। ये देखिए। सो गाइस, अभी मैं गूगल मैप्स पे देख के कोई रैंडम नेबरहुड में आ गया हूँ। मुझे नहीं पता मैं अभी मोंटेवीडियो शहर में कहाँ पर हूँ, और मैं फ़िलहाल अभी जा रहा हूँ उरुग्वाय की नेशनल डिश को ट्राई करने, जिसका नाम है चिवितो। यहीं कहीं एक रेस्टोरेंट है जो काफ़ी पॉपुलर है। तो रेस्टोरेंट का नाम है व्रोते। ये देखिए कुछ ऐसा, अंदर चलते हैं। तो अभी मैं रेस्टोरेंट के अंदर आया और जो मुझे खाना ऑर्डर करना है मैंने ऑर्डर कर दिया है, और रेस्टोरेंट के परमिशन से यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए स्टार्टिंग में एंट्रेंस था, यहाँ पर इनका ये किचन है, रिसेप्शन है। ओला, तो अंदर चलते हैं इस रेस्टोरेंट के। ये देखिए, ये रेस्टोरेंट दोपहर में ओपन होता है, जैसे अभी ओपन हुआ है तो उतने लोग नहीं है, लेकिन मैं इसकी फ़ोटो देख रहा था, काफ़ी भीड़ थी स्पेशली शाम और रात के टाइम पे, और काफ़ी हाई रेटिंग भी है इस रेस्टोरेंट की। काफ़ी ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है भाई साहब। देखिए इधर पूरा गार्डन टाइप का बना हुआ है, काफ़ी सारी ग्रीनरीज है, ट्रीज है, प्लांट्स हैं। कुछ फैमिली यहाँ पर लंच भी कर रही है। ये देखिए। ओला, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? चिवितो। जिन्होंने मेरा ऑर्डर लिया था उनको इंग्लिश आती थी, लेकिन जो सर्व करने आई उनको इंग्लिश नहीं आती, तो मैंने मुझे थोड़ा समझा दीजिए, तो बात ही नहीं हो पाई। एनीवेज, देखिए ये है चिवितो, ऐसा कुछ जो कि उरुग्वाय का नेशनल डिश या नेशनल फूड है। दिखने में काफ़ी यमी लग रहा है। ये एक स्पेशल उरुग्वायन ब्रेड में बनता है। आप बोल सकते हो लाइक उरुग्वायन बर्गर या उरुग्वायन सैंडविच है। यहाँ के लोग इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं और कभी भी खाते हैं, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में, किसी भी टाइम। ये देखिए ऐसा कुछ, और ये कई लेयर में होता है, 3, 4, 5 लेयर है। ओरिजिनली ये फूड तो नॉन वेजिटेरियन होता है, क्योंकि इसमें पहली लेयर होती है हैम की, फिर दूसरी लेयर कोई ना कोई मीट की होती है, उसके बाद फिर एग की लेयर होती है, फिर चीज़ की लेयर, फिर एवोकाडो की लेयर, फिर कोई लेटस या सैलड की लेयर, और उसके बाद 1 या 2 लेयर कुछ और भी होती है। इतनी लेयर्स की होती है। लेकिन अभी मैं जिस रेस्टोरेंट में आया हुआ हूँ ना, ये रेस्टोरेंट वीगन या वेजिटेरियन है। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर आइटम यहाँ पे वीगन ही है। तो मेरा ये जो चिवितो है, ये नॉन मीट बेस्ड चिवितो है। ऑल्दो दिखने में लग रहा है कि कुछ इसमें सॉसेजेस पड़े हुए हैं, लेकिन सब कुछ इसमें या तो वीगन है या वेजिटेरियन है, ऐसा कुछ। और साथ में आप चिवितो कहीं भी खाओगे ना, साथ में ये पोटैटो फ्राई, उरुग्वायन वर्जन ऑफ फ्रेंच फ्राइज, कुछ ऐसा आएगा ही आएगा, ऐसा कुछ। लोग यहाँ पे बिना पोटैटो फ्राई को, चिवितो को नहीं खाते हैं। साथ में इन्होंने कुछ ये स्नैक्स भी दिया हुआ है। ये देखिए कुछ चीज़ है, ये कॉर्न फ्राई है, साथ में कुछ ये और भी स्नैक्स है, ऐसा कुछ। तो उरुग्वाय का नेशनल डिश चिवितो को फिर
ट्राई करते हैं, पहली बार मैं खाने जा रहा हूँ इसको। देख लीजिए ऐसा कुछ, साथ में इन्होंने ये कुछ ये मेयोनीज और टोमेटो सॉस भी दिया हुआ है ऐसे कुछ रेस्टोरेंट में। ये देखिए, ऑल तो मुझे पोटैटो फ्राई या फ्रेंच फ्राई उतना पसंद नहीं, लेकिन अभी मैंने कुछ खाया, काफ़ी टेस्टी था। और ये देखिए, इसको मैं बस काट रहा हूँ, अंदर से पूरा ये मेल्ट हो रहा है, अंदर से कुछ ऐसा है। ये देखिए, ऑल तो ये नॉन मीट बेस्ड चीवितो है, लेकिन एक्चुअल में रियल चीवितो जैसा ही दिख रहा है, उसका लुक आ रहा है, फील हो रहा है। ये देखिए। सो गाइस, अभी मैंने जो उरुग्वे का नेशनल फूड चीवितो खाया, उसका बिल आया 570 उरुग्वेन पेसो। लेकिन जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कार्ड से पेमेंट करने पे सब जगह 20% के आसपास डिस्काउंट मिल जा रहा है, तो अराउंड 100 पेसोस कम हो गया। ओला ओला, उरुग्वे उरुग्वे। हाँ, soy de la India. India. Hola. Ciao. हाँ, मैं बता रहा था, तो उन्होंने 100 पेसोस कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर अराउंड 10% के आसपास उन लोग टिप के लिए बोलते हैं, ऑल दो ऑप्शनल है, लेकिन जितने मैंने देखा है लाइक 90% लोग टिप दे देते हैं, तो मैं भी मना नहीं करता हूँ, सब जगह टिप दे ही देता हूँ। तो फिर उन्होंने 50 पेसोस टिप जोड़ लिया, तो टोटल बिल आया अराउंड 520 उरुग्वेन पेसोस के आसपास, अराउंड 1200 इंडियन रुपीस इस चीवितो को खाने का। मैं उस रेस्टोरेंट में ऑरेंज जूस का प्राइस देख रहा था, ऑरेंज जूस का प्राइस था 250 उरुग्वेन पेसो, अराउंड 600 रुपए के आसपास, सिर्फ एक ग्लास, वो भी छोटी सी ग्लास का, बहुत बड़ी ग्लास भी नहीं का। उरुग्वे का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा हाई है, और उरुग्वे में जीडीपी पर कैपिटा या इकोनॉमी पर कैपिटा भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन लैटिन अमेरिका में है। इंडिया से तो मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा यहाँ पर जीडीपी पर कैपिटा, इन लोगों की अर्निंग हम लोगों से मल्टीपल फोल्ड्स ज़्यादा है, लाइक ऑन एन एवरेज 5 गुना ज़्यादा यहाँ पर लोग हम लोगों से कमाते हैं। देख सकते हो, एक छोटी सी डिश ऑर्डर करने का 1200-1500 रुपए बिल आ रहा है, जूस के साथ ऑर्डर करूँगा तो 2000 रुपए के आसपास बिल आएगा, वो भी नॉर्मल रेस्टोरेंट में, यानी कि बहुत हाई फाई रेस्टोरेंट हो, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी नॉर्मल है, ये काफ़ी नॉर्मल बिल है, क्योंकि अर्निंग काफ़ी ज़्यादा हाई है इन लोगों की। यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा हाई है इस देश में। क्या आपको पता है, उरुग्वे पूरी दुनिया की पहली कंट्री है जिसने फीफा या फुटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट किया था इन द ईयर 1930। और इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप को इन लोगों ने जीता भी, उरुग्वे ने। उरुग्वे दुनिया की पहली कंट्री बनी जिसने फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता, होस्टिंग के साथ साथ इन द ईयर 1930, आज से लगभग 100 साल पहले। बहुत ही छोटी कंट्री है उरुग्वे, पॉपुलेशन भी बहुत ही कम है, हमारे एक छोटे से शहर के बराबर पूरे देश की पॉपुलेशन है। फिर उतना ही नहीं, इन्होंने 20 साल के बाद 1950 में दोबारा फिर से वर्ल्ड कप जीत लिया। पहली बार अर्जेंटीना को हराया, दूसरी बार ब्राजील को हराया, ब्राजील के अंदर रियो दे जनेरो में। तो फुटबॉल वर्ल्ड में ऐसा बोला जाता है कि एक टाइनी कंट्री 2 फुटबॉल जायंट्स को बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट कर चुकी है, अर्जेंटीना को और ब्राजील को। तो अभी मैं आया हुआ हूँ एस्टाडियो सेंटेनारियो, ये एक स्टेडियम है जहाँ पर दुनिया का सबसे पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया था इस स्टेडियम में इन द ईयर 1930। इसके अंदर ही उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हरा दिया था 4-2 से। ये स्टेडियम पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा स्टेडियम है जिसको फीफा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है एज अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल। तो मैं इसके बाहर खड़ा हूँ, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। कोशिश करता हूँ इसके अंदर जाने की, अगर कहीं से एंट्री मिली, नहीं मिलेगी तो आई डोंट नो, फिर से जा नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ, शायद कहीं कुछ एंट्रेंस गेट या कुछ मिल जाए। नहीं मिलेगा तो आपको बाहर से ही दिखा पाऊंगा फिर मैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टेडियम है भाई साहब, मैं वॉक ही कर रहा हूँ, कोई एंट्रेंस गेट शायद दिख जाए। गेट तो बहुत दिख रहे, कोई ओपन नहीं है। जब ये ओपन किया गया था ना पहले वर्ल्ड कप के दौरान, उस समय इसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी अराउंड 1 लाख के आसपास थी। उस समय कुछ सेफ्टी नॉर्म्स हुआ नहीं करते थे, उसके बाद फिर काफ़ी सारे सेफ्टी नॉर्म्स आ गए, अब इसकी कैपेसिटी कम कर दी गई है, 75,000 के आसपास कर दी गई है। तो यहाँ पे उरुग्वे के फुटबॉल एसोसिएशन का कुछ लोगो बना हुआ है उरुग्वे के फ्लैग के साथ। Hola, buenas tardes. Do you know where is the entrance for the stadium? Entrada. ¿Dónde está entrada para stadium? Pasa que hoy que es feriado no sé si Sí. se puede, pero No sé, capaz para que mí la es vuelta- primera vez aquí. No sé si va a conseguir. Está bien, gracias. मुझे तो ये स्टेडियम बंद ही लग रहा है, कहीं भी ओपन नहीं है। कुछ स्पेशल डे या स्पेशल टाइमिंग पे ओपन होता है, मुझे पता है लोग जाते हैं, लेकिन अभी तो ओपन नहीं लग रहा है। मैं बस लेके यहाँ पर आ गया, तो देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं अंदर जाने का। बाहर ही देख पा रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट का एशिया में एशिया कप होता है, वैसे ही साउथ अमेरिका में कोपा अमेरिका होता है। और
दो टीम ने सबसे ज्यादा बार जीता है कोपा अमेरिका, वो है अर्जेंटीना और उरुग्वाय। छोटी सी कंट्री, इतनी छोटी पॉपुलेशन, फुटबॉल जायंट मानी जाती है देश। आधा से ज़्यादा स्टेडियम वॉक करके ही मैं कवर कर चुका हूँ। यहाँ पर कुछ डिटेल्स भी मेंशन है स्टेडियम का। देखिए 18/7 यानी 18 जुलाई कुछ ऐसा, ईयर 1930 इसकी डिटेल मेंशन है। शायद उस दिन ओपन किया गया होगा स्टेडियम, ऐसा कुछ। ये देखिए यहाँ पर मुझे एक गेट तो लग रहा है एंट्रेंस का, शायद एंट्री मिल जाए, चल के देखते हैं। सो गाइस, लकली स्टेडियम के अंदर मुझे एंट्री मिल चुकी है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैं उस हिस्टोरिक स्टेडियम के अंदर हूँ जिसके अंदर पहला दुनिया का फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था। ये देखिए कुछ ऐसा, काफ़ी सारे लेवल्स हैं यहाँ पर हिस्टोरिक काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स है, ट्रॉफी वगैरह रखी गई हैं। आपको थोड़ा दिखाता हूँ, फिर स्टेडियम भी घूमेंगे। उरुग्वायन फुटबॉल नेशनल टीम की ये ग्रुप फोटोग्राफ, बहुत सारी ट्रॉफीज यहाँ पे रखी गई है। इन्होंने जो वर्ल्ड कप में जीता, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जीता, कोपा अमेरिका में जीता, सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं देख रहा हूँ। इन्होंने 2023 में अंडर-20 वर्ल्ड कप भी जीता जो अर्जेंटीना में हुआ। ये देखिए साउथ अमेरिका में जितनी कंट्रीज है सबके बीच कोपा अमेरिका कप होता है और उरुग्वाय अर्जेंटीना ने मैक्सिमम बार जीता है, शायद 14 या 15 बार। सारी ट्रॉफीज कोपा अमेरिका की यहाँ पे रखी हुई हैं। ये देखिए ऐसा कुछ, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, देखिए उरुग्वायन फुटबॉल जर्सी में, ऐसा मुझे लग रहा है। सुपर फुटबॉल फैन ओला। देखिए कुछ प्लेयर्स के नाम पीछे लगे हुए हैं, हुआन हो। तो यहाँ पे ये देखिए फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल जब हुआ था, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था आज से ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले। तो उस फुटबॉल वर्ल्ड कप में उरुग्वाय ने 4-2 से अर्जेंटीना को हराया था और सारे गोल्स के यहाँ पे फोटो लगी हुई है। गोल 1, गोल 2, गोल 3, गोल 4 फ्रॉम उरुग्वायन साइड, ऐसा कुछ। दुनिया का पहला वर्ल्ड कप जीतने के बाद उरुग्वाय के लोग पागल हो गए थे, पूरा देश सड़क पे आ गया था। ये देखिए ऐसा कुछ उस समय नज़ारा था 1930 में। ये देखिए प्लाजा इंडिपेंडेंसिया या इंडिपेंडेंस स्क्वायर जहाँ पर मैं गया था, ये वही जगह है। अभी मैं गया था ऑलमोस्ट पूरा खाली था। यहाँ पर देखिए खड़े होने की जगह भी नहीं है 100 साल पहले। यहाँ पे बहुत सारे फुटबॉल्स रखे गए हैं जिससे वर्ल्ड कप खेले गए थे। ये देखिए इस फुटबॉल से 2010 में साउथ अफ्रीका में फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था। सो गाइस, अब मैं वो हिस्टोरिक स्टेडियम की तरफ बढ़ रहा हूँ। इसके अंदर आने का अराउंड $10 एंट्रेंस फी लगा है, अराउंड 900 इंडियन रुपीज़। फाइनली उस हिस्टोरिक स्टेडियम में मेरा प्रवेश होता हुआ। वाह, ये देखिए उस टाइम पे यहाँ पर 1 लाख लोग के आसपास थे जब फाइनल फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला गया था, दुनिया का पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल। ये देखिए अभी तो पूरा खाली है, सिर्फ मुश्किल से 8-10 लोग होंगे, लेकिन देख सकते हो क्या शानदार स्टेडियम है, देखकर मज़ा ही आ गया। एस्टाडियो सेंटेनारियो ऐसा कुछ नाम। प्लास्टिक की सीट, नो बैक सपोर्ट। सो गाइस, अभी मैं स्टेडियम के एकदम ऊपर आ चुका हूँ। कितना बड़ा, कितना मैसिव स्टेडियम है। जो नीचे की सीट्स है उसमें बैक सपोर्ट है, उसके ऊपर जो व्हाइट कलर की सीट्स दिख रही है उसमें बैक सपोर्ट नहीं है। काफी पहले का स्टेडियम है, मे बी जो भी रीजन हो ऐसा कुछ। अभी मुझे ध्यान आया यहाँ पे कुछ देखते देखते कोइंसिडेंटली मेरी ये शर्ट उरुग्वाय के फ्लैग जैसा नहीं दिख रही है, थोड़ा बहुत उसका कलर ब्लू एंड व्हाइट स्ट्राइप में। सो गाइस, ये देखिए ये उरुग्वाय की नेशनल फुटबॉल जर्सी है, ब्लू कलर की, लाइक इंडियन क्रिकेट टीम से थोड़ा मिलता जुलता कलर, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। इनके फुटबॉल जर्सी में ना टोटल 4 स्टार्स है, क्योंकि फुटबॉल एज अ स्पोर्ट्स ओलंपिक में भी खेला जाता है। तो उरुग्वाय ने 2 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, टोटल 4 स्टार्स। उरुग्वाय को चिलेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उनकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत कम है और बहुत ही हाई क्वालिटी की लाइफ जीते हैं। लगभग पूरे देश की 90% पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है। एरिया वाइज या साइज वाइज इंडियन स्टेट गुजरात से भी छोटी कंट्री है, ऑलमोस्ट हाफ साइज ऑफ मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। उसके बावजूद इस कंट्री ने बहुत ही सारे ऐसे लॉस पास किए हैं जो लाइक वन ऑफ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड में आते हैं। इस देश में ईयर 1907 से ही नो कैपिटल पनिशमेंट है। इस देश में डेथ पेनल्टी को खत्म किए 100 साल से भी ऊपर हो चुके हैं।
वन ऑफ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट पूरी कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स से आती है। वन ऑफ द ग्रीनेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसने हर तरीके से चर्च और स्टेट को, यानी कि बोल सकते हो रिलीजन या गवर्नमेंट या चर्च या गवर्नमेंट को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। जब दुनिया भर के देशों पे इस पे डिस्कशन भी स्टार्ट नहीं हुआ, इस कंट्री ने लॉ पास कर दिया। वेरी टाइनी कंट्री येट वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू एबॉलिश स्लेवरी। फर्स्ट कंट्री इन एंटायर लैटिन अमेरिका टू लीगली अलाउ डिवोर्स। इस वजह से बोला जाता है उरुग्वाय सोशली बहुत ही फॉरवर्ड थिंकिंग कंट्री भी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उरुग्वाय दुनिया की पहली कंट्री है जिसने नेशन वाइड मैरिज एंड को लीगलाइज कर दिया। पूरे शहर में इन लोगों ने डेडिकेटेड साइकिल पाथ बनाया हुआ है अलग से। साइकिल या ई स्कूटर से आप आओ जाओ दोनों तरफ के लेन्स के बीचों बीच। भाई यहाँ तो सुजुकी मारुति 800 चल रही है। देखो मारुति इन उरुग्वाय। वो भाई साहब तो इंडिया में बहुत रेयर दिखने को मिलती होगी। अब मारुति सिर्फ इंडिया की है, इंडिया में बनती है और कहीं बनती भी नहीं होगी, शायद कहीं बनी भी नहीं होगी। यहाँ पे मारुति सुजुकी 800 चल रही है। यहाँ पर मुझे कुछ बजाज की भी पिकअप टाइप की व्हीकल, छोटा हाथी वगैरह दिखा है। ये देखिए मारुति सुजुकी 800, वाह भाई वाह, ये एक्सपेक्टेड नहीं था उरुग्वाय में मुझे। ये देखिए बजाज डिस्कवर, काफ़ी प्यारा कलर लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ना इस लेन में मैं काफ़ी देर से वॉक कर रहा हूँ, यहाँ काफ़ी ज़्यादा जगह इंडियन 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 लिखा हुआ है। हो सकता है पूरे लेन का ही नाम इंडियन लेन हो। और यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही इंडियन शॉप दिखी, बाकी सब नॉन इंडियन शॉप ही है। अगर आप एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, नॉट श्योर, मैं हो सकता गलत भी हूँ, यहाँ मुझे फीमेल ज़्यादा दिख रही हैं, मेल कम दिख रहे हैं। और एक चीज़ और कहा जाता है, और ऐसा मुझे फील भी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा जगह, कि यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी एजड हो चुकी है, काफ़ी एज्ड पॉपुलेशन है यहाँ पर, और यंगस्टर काफ़ी कम है। और यंगस्टर में ना फीमेल ज़्यादा दिख रही है मुझे, मेल बहुत कम दिख रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर है। तो यहाँ पे आपको सीनियर पॉपुलेशन, सीनियर सिटीजन्स आपको यहाँ काफ़ी दिखेंगे कंपेयर टू यंगस्टर। ओवरऑल मुझे सिटी यार काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, हद से ज़्यादा ये शहर मुझे पसंद आया। यहाँ पर तो जिधर देखो हर तरफ लोग ई स्कूटर चला रहे हैं, स्केटिंग कर रहे हैं, उसके थ्रू ही आ जा रहे हैं। देखिए दो तरफ आने जाने का रास्ता है, 4 लेन्स की रोड है। रास्ते में डेडिकेटेड बीचों बीच पूरे शहर में, कहीं बीच में कहीं साइड में साइकिल का, ई स्कूटर का, स्केटिंग का डेडिकेटेड रास्ता दिया हुआ है। आराम से आओ जाओ, ट्रैफिक हो कुछ भी हो, कहीं फंसोगे नहीं। इस देश के हर टाइप के पॉपुलेशन के लिए ख्याल रखा गया है, चाहे प्राइवेट अपनी खुद की पर्सनल कार हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना हो, चाहे साइकिल, ई स्कूटर, स्केटिंग करके जाना हो, हर तरीके से कहीं भी जाओ, कुछ भी यूज़ करो, सबका ध्यान रखा गया है। हर तरीके की पॉपुलेशन का ख्याल रखा गया है इस देश में। देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे ई स्कूटर्स मुझे दिख रहे हैं। इस बस के अभी आप पीछे देखिएगा, ये देखिए लोग स्केटिंग करके घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जा रहे हैं। यहाँ तो बहुत कॉमन दिख रहा है, और भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में कॉमन हो चुका है, मुझे बहुत दिख रहा है अभी ये, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना प्यारा है, इतना बढ़िया है, टॉप लेवल है, वर्ल्ड क्लास है, कि सब कुछ यहाँ पॉसिबल है। करप्शन वन ऑफ द लीस्ट इन एंटायर अमेरिकाज है। यहाँ पे करप्शन ना के बराबर है, और क्राइम रेट यहाँ पर यूएस से भी कम है, अमेरिका से भी कम क्राइम रेट है इस देश में, ऐसा मैंने कहीं पर पढ़ा। नॉर्मल सी रोड पे एक छोटे से बस स्टॉप पे बस के आने का लोग लाइन लगा के वेट कर रहे हैं, देख सकते हो, लाइन लगा के, और डिस्टेंस वाइज खड़े हुए हैं, गैप बना के एक दूसरे से। सब कुछ कितना डिसिप्लिन्ड है। सो गाइस अभी मैं मोंटेवीडियो के बस स्टेशन के अंदर हूँ, और मुझे तो कहीं से भी देख के नहीं लग रहा है कि ये बस स्टेशन है। भाई साहब मेरे तो होश उड़ गए हैं यहाँ के बस स्टेशन को देख के। कई सारी यहाँ पे बसेस की कंपनीज हैं, उनका नाम ऊपर लिखा हुआ है, कितना बड़ा बड़ा एकदम स्टाइल में, डिज़ाइन में। नीचे उनका ऑफिसेस है, सुपर डुपर भाई, नेक्स्ट लेवल का भी नेक्स्ट लेवल बस स्टेशन है भाई साहब ये। और बस स्टेशन के अंदर ही इन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल भी बना डाला है। बस कहाँ जा रही हैं, सबका टाइम लिखा हुआ है। यहाँ से इंटरनेशनल बस भी चलती है और डोमेस्टिक बसेस भी यहाँ पर चलती हैं। भाई साहब ये बस स्टेशन है, इतना प्यारा,
इतना बढ़िया, इतना मॉडर्न, इतना डेवलप्ड बस स्टेशन मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा भाई साहब। इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी मैंने नहीं देखा इतना साफ सुथरा बस स्टेशन, इतना स्पेसियस। देख सकते हो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, नेशनल इंटरनेशनल। हमारा बस स्टेशन ऐसे क्यों नहीं हो सकते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। कोई करता क्यों नहीं, कोई बनाता क्यों नहीं हमारे देश में। और लोग बोलेंगे भाई अब हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो भाई चाइना की भी तो पॉपुलेशन उसके बराबर ही। चाइना के शहर भी तो हम लोग के शहर से बड़े बड़े हैं और पॉपुलेशन भी कई चाइनीज सिटीज़ से हम लोग से ज़्यादा है। और चाइना में भी इस टाइप की बस स्टेशन हैं। थोड़ा 19-20 होगा मान सकता हूँ, लेकिन ऐसे बस स्टेशन चाइना में भी है। तो पॉपुलेशन को ब्लेम देना तो भाई भूल ही जाओ। भाई जितने भी पॉलिटिशियंस इंडिया में हैं, पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में, सबको शर्म आनी चाहिए। क्या कर रहे हैं उन लोग इंडिया में कि कुछ ठीक से कर ही नहीं पा रहे हैं हमारे देश में। भाई साहब छोटा सा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। भाई इस बस स्टेशन को तो मैं 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। यहाँ मैं किसी काम से आया था, अभी मैं -1 लेवल पे हूँ, ठीक है, मतलब कि एक लेवल अंडरग्राउंड हूँ। और बस स्टेशन के ऊपर पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग मॉल है। ऐसा इन्होंने बस स्टेशन बना दिया है कि आप बस स्टेशन ही आ जाओ, आपको हर ज़रूरत का सामान, हर ज़रूरत की चीज़ें आपको यहीं मिल जाएंगी। कई सारे सुपरमार्केट भी हैं बस स्टेशन के अंदर ही, फार्मेसी वगैरह, ATM वगैरह सब कुछ है जो भी आपको चाहिए। एक्सचेंज ऑफिसेस देख सकते हो, मिनी मार्ट, मिनी मार्केट, हर टाइप की चीज़ें हैं बस स्टेशन के अंदर ही। और इधर ये बस का प्लेटफॉर्म है, ये देखिए। और बस का प्लेटफॉर्म भी ऐसा नहीं, सब कुछ एकदम फुली डिजिटलाइज्ड। ये देखिए लोग अपने फ़ोन से ये बस टिकट परचेज़ किए, QR कोड आ गया, यहाँ स्कैन किया, चले गए अंदर। बस कंपनीज के ऑफिस जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब, सब कुछ सुपर डिजिटलाइज्ड। मैंने जो टिकट लिया हुआ है उसमें बारकोड है। तो पॉलिटिशियंस है, किसी पार्टी के हों, ऑलमोस्ट सब ने हमारे देश का बेड़ा गर्क करके रखा है। तरक्की कर रहा है कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब। मुझे तो यही फील होता है मेरे देश में, मुझे तो कोई भी पैट्रियट पॉलिटिशियन लगता ही नहीं है। लाइक 99.99% पॉलिटिशियन सबके सब सेल्फिश मुझे लगते हैं। अब ऐसा वीडियो में बोलने में कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट जो सच है भाई मैं वही बोल रहा हूँ, जो मुझे फील हो रहा है। एज एन इंडियन आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ये जो मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो का पार्ट तो नहीं था, लेकिन मुझे काफ़ी चीज़ यूनिक लगी और मुझे वीडियो बनाने से रहा नहीं गया। देखो मैं यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ और मेरे पास कोड है, इस कोड को मैं यहाँ पे स्कैन करूँगा, सीधे निकल जाऊँगा। कोई ह्यूमन, कोई टिकट चेकर है ही नहीं। देखिए स्कैन हो गया, अब मैं निकल गया। और ये मोंटेवीडियो के बस स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, जो कि कोई एयरपोर्ट स्टाइल से कम नहीं है। देख सकते हो पूरे डिजिटलाइज्ड, यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म। क्लीननेस देखो, साफ सफाई देखो, कितना इजी है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है। किसी से बात किए भी आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो, कहीं जा सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटलाइज्ड इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे आ रही है। ये देखिए डिजिटली कौन सी बस कहाँ से आ रही, कहाँ जा रही, किस टाइम पे आ रही, किस टाइम पे जा रही, क्या प्लेटफॉर्म नंबर है, सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे। भाई साहब बस स्टेशन हो तो ऐसा हो, नहीं तो ना हो। भाई साहब कितना प्यारा देश है यार, कितना अच्छा, कितना सुंदर हर मामले में। क्या बोलूँ भाई, हमारा देश ऐसा कब बनेगा, कौन सा साल बनेगा, कौन से जन्म में बनेगा, कोई तो बता दो। कोई पॉलिटिशियन बता दो, इंडिया में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी, कोई तो बता दो भाई हमारा देश ऐसा कब बनेगा। भाई देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हर लोग खुश हैं, वन ऑफ द बेस्ट लाइफस्टाइल इन द वर्ल्ड जी रहे हैं, बहुत ही हाई लेवल का इनकम है, हाईली डेवलप्ड सोसाइटी है। इतने सारे देशों को घूम के और इस टाइप के देशों को घूम के भाई साहब रोना आ जाता है यार। हमारा देश ऐसा कब होगा, इसका आधा भी हो जाए बहुत बड़ी बात है भाई, मैं तो उसमें में ही खुश हूँ। कोई तो जवाब दे दो, किसकी जवाबदेही है ये हमारे देश में। हमारे देश के हालात को देख के यार रोना आ जाता है, सही बता रहा हूँ यार। लोगों के पास पैसे नहीं है, कहीं भी जाओ कितने गरीब लोग यार हमारे देश में। टॉप 5% लोगों को हटा दो इंडिया में, इनकम पर कैपिटा वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड है। यहाँ पर हार्डली मुझे पूरे दिन में 1 या 2 कोई ऐसा दिखता होगा जिसको देख के लगता होगा भाई गरीब इंसान है। नहीं तो किसी को देख के फील ही नहीं होता भाई कब हमारा देश सही होगा भाई, डेवलप करेगा। ओला ओला तो अपनी पहले पैराग्वाय और फिर ये उरुग्वाय की सीरीज़ मैं यही ख़त्म करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, मैं मल्टीपल वीडियोस नहीं बनाना चाहता, सोचा था एक वीडियो में सब कुछ कवर कर लूँ। तो वीडियो को लाइक करिएगा, सबका शेयर करिएगा, चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरी आखिरी कंट्री थी साउथ अमेरिका की,
इसके बाद साउथ अमेरिका मैं शायद ही आऊँ, कभी आना हुआ तो अंटार्कटिका के लिए आऊँगा फ्यूचर में, कभी पैसे सेव कर पाया, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रिप है अंटार्कटिका जाना। वन ऑफ माई बिगेस्ट ड्रीम है अंटार्कटिका जाना, ऑन द टॉप ऑफ बकेट लिस्ट एंड विश लिस्ट है, लेकिन काफ़ी पैसे उसके लिए बचाने पड़ेंगे, अभी तो फ़िलहाल नहीं है। इनिशियली प्लान तो था कि उरुग्वे में और भी जगह जाऊंगा, इसके ईस्ट साइड भी वेस्ट साइड भी, लेकिन किसी वजह से मुझे और कहीं निकलना पड़ रहा है। मेरी कल मॉर्निंग फ़्लाइट है और एक न्यू रीजन में जा रहे हैं, एक न्यू कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं, और उसके बाद कुछ नहीं पता कहाँ ट्रैवल करूँगा दुनिया में। आप लोग थोड़ा कमेंट करके मुझे बताओ। ऑल्दो अगला रीजन तो फिक्स है, वहाँ मैं जा रहा हूँ, बट उसके बाद कहाँ जाऊँगा, आप लोग क्या रिकमेंड करते हो, कहाँ जाना चाहिए अगले कुछ वीडियोस के बाद। और आप लोग मेरा वीडियो इंडिया में कहाँ से देख रहे हो और दुनिया में कहाँ से देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। काफ़ी टाइम हो गया, तो मोंटी वीडियो में मैं कुछ दिन था। मिलते हैं फिर जल्दी आप लोगों को अगले वीडियो में एक नए रीजन, कुछ नए कंट्रीज़ के सीरीज़ के साथ। चलिए बाय बाय। काफ़ी दुखी मन से बाय बाय बोलना पड़ रहा है इस देश को घूम के।